A very good morning to all my dear friends. मैं हूं प्रशांत पावानी. आई होप यू आर गुड. आज 9 नवंबर 2021 है. दिन है ट्यूसडे. दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ. इट्स अबाउट लाइफ. द प्राइस ऑफ एनीथिंग इज द अमाउंट ऑफ लाइफ यू एक्सचेंज फॉर इट. हमारे जीवन में किसी भी चीज़ को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो पैसों से चीज़ों को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता. हाँ, बाहर से मार्केट में से जो चीज़ें हम खरीदते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए पैसे हैं, लेकिन जीवन के साथ अगर आप किसी चीज़ को जोड़कर देखना चाहते हैं तो कितना आपने समय उस चीज़ को दिया है, दैट विल डिफाइन द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, या फिर दैट पर्टिकुलर रिलेशन, या फिर दैट पर्टिकुलर गोल. जो भी है आपके जीवन में, कोई गोल है, कोई लक्ष्य है, कोई आपका टारगेट है, किसी रिलेशनशिप में आप हैं, तो कितना वक्त आपने दिया है, दैट विल डिफाइन द प्राइज. राइट. इट्स मोर अबाउट क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी. सो यहाँ पर जब हम लाइफ की बात करें तो लाइफ की तो एक ही करेंसी है एज फार एज आई नो, एंड दैट इज टाइम. हम सब के पास एक लिमिटेड टाइम है. ए डे विल कम व्हेन ऑल ऑफ अस विल बी गॉन. तो जितना हमारे पास वक्त है, वी नीड टू यूटिलाइज इट प्रॉपरली. आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. डिस्कशन की शुरुआत करेंगे फाइनेंशियल न्यूज़ के साथ. प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें. अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है. घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप यूपीएससी की टॉप क्वालिटी की पढ़ाई जो है वो इस ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं. बहुत सारे इसके इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं. सब्जेक्ट्स जो कवर किए गए हैं, डेमो वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, प्राइस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट या फिर हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी. लेट्स स्टार्ट टुडेस डिस्कशन विद फाइनेंशियल न्यूज़. फेस्टिव सीज़न. हमारे देश में जब हम कोई कार ख़रीदते हैं या फिर मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं और ऐसे बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, जब हम खरीदते हैं तो वी चेक के शुभ मुहूर्त के कौन सा मुहूर्त अच्छा है और उस दिन पर लोग जो हैं वो चीज़ों को खरीदते हैं. अब फेस्टिव सीजन्स जो होते हैं उसमें ऑफ कोर्स अच्छे मुहूर्त ही होते हैं. फेस्टिव सीजन इटसेल्फ इज़ लाइक एक ऐसा महीना या फिर ऐसा वक्त जहाँ पर ज़्यादातर शुभ मुहूर्त ही रहते हैं. और कुछ ऐसे जैसे कि धनतेरस हैं, तो ऐसे कुछ दिन होते हैं जब लोग या तो गोल्ड खरीदते हैं, डायमंड्स खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, घर खरीदते हैं. तो ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े एसेट्स, ऐसी चीज़ें जो हैं वो लोग इन दिनों पर ख़रीदते हैं. मैं इसकी और डिटेल्स में जाना नहीं चाहता, लेकिन एक वक्त था, क्योंकि यहाँ पर वक्त की बात हो रही है, एक ऑस्पिशियस समय की बात हो रही है. तो भारत में एक ऐसा वक्त था जब टाइम मैनेजमेंट में हमारी सोसाइटी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही. वी लाइक रोलेक्स एंड ओमेगा ऑफ सोसाइटीज़. काफ़ी अच्छा टाइम मैनेजमेंट था कि कुछ ऐसी चीज़ें जो एक पर्टिकुलर वक्त के मीन्स एक पर्टिकुलर जो एक ब्रैकेट है उसमें हो जानी चाहिए. तो ऐसा था, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं. अब गुड तरीके से हो रही है, बैड तरीके से, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट पर्सनल टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आई हार्डली फाइंड पीपल जो पर्सनल टाइम मैनेजमेंट में सही रहते हैं. मीन्स बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ओवरऑल आप देखेंगे तो 5 मिनट में आ रहा हूँ कहेंगे और दैट पर्सन विल अपीयर आफ्टर 30 मिनट्स. तो ऐसी सिचुएशन है. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. उसके बारे में भी कभी बात हो सकती है. आप इसको एक देश के ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए वी कैन टॉक के टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स जो हैं वो बचपन से अगर सिखाई जाए तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एक व्यक्ति की इम्प्रूव हो सकती है. जैसे कि जापानीज़ टाइम मैनेजमेंट काफ़ी उनके उनके जो लोग हैं उनके अंदर ये हैं, उनके कल्चर का पार्ट है कि आपने किसी को बताया 3 बजे तो 3 बजे उस व्यक्ति को मिलना ही है आपको. तो दैट्स अ थिंग. वन मोर थिंग अबाउट फेस्टिवल्स. ये भी इकोनॉमी को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये सारी चीज़ें आपको किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगी. ये आपके ऑब्जर्वेशन से और थोड़ी बहुत आपकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से आप डेवलप कर सकते हैं.
फेस्टिवल्स के बारे में आप देखिएगा कि हमारे देश में ज़्यादातर फेस्टिवल्स जो हैं वो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं। फ्यूचर में, आज से 200-300, आई एम नॉट श्योर, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि सर्विस सेक्टर के साथ या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ जुड़े हुए फेस्टिवल्स हो। लेकिन पुराने, जब आप हमारे जो भी दिवाली और दूसरे जो भी फेस्टिवल्स हैं उनको देखेंगे, देन यू विल फाइंड कि जब फसल तैयार हो जाती हैं, फसल जब आपने बेच दी है, आपके पास पैसे आ चुके हैं, तो दिस इज़ द टाइम कि शादी करने का टाइम है, नया घर ख़रीदने का टाइम है, घर को रिपेयर करवाना है आपको, कोई नई चीज़ खरीदनी है, तो दिस इज़ द टाइम। तो फेस्टिवल्स भी इन सारी चीज़ों के साथ, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ों के साथ आपके फेस्टिवल्स भी जुड़े हुए हैं, आपके सेलिब्रेशंस भी इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये थी कुछ बेसिक बातें। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ को समझते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर, या फिर आप कार का एग्जांपल यहाँ पर ले लीजिए। एक कार को बनाने के लिए कितने सारे कंपोनेंट्स की आवश्यकता है? क्या कार बनाने वाली कंपनी जो है वही टायर्स बनाती है? नो। आपने देखा होगा MRF, योकोहामा, देन यू हैव अपोलो, ब्रिजस्टोन, गुडियर, देयर आर अदर कंपनीज एज वेल। तो ऐसी अलग अलग कंपनीज जो हैं वो कार और मोटरसाइकिल्स के टायर्स बनाती हैं। तो ये टायर मेकिंग कंपनीज जो हैं, ये टायर्स को इन कंपनीज तक, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज तक पहुंचाती है। बहुत सारे ऐसे बेरिंग्स हैं, स्पेयर पार्ट्स, कितनी सारी छोटी बड़ी चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में, या फिर एक रूफ के तहत पैदा नहीं की जाती। अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ों को असेंबल किया जाता है कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, और तब जाकर एक कार तैयार होती है। तो जब कोई कार या फिर मोटरसाइकिल का ओवरऑल ग्रोथ कम हो जाता है, या फिर उसका उसका जो सेल्स हैं वो डाउन रहता है, तो इसकी इम्पैक्ट सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर नहीं, पूरी इकोनॉमी के ऊपर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। दिस इज अ बिग पिक्चर दैट यू नीड टू सी। अब न्यूज़ के ऊपर फोकस करें तो ये जो फेस्टिव सीजन रहा, नवरात्रि, दशहरा और धनतेरस, दिवाली वाला पीरियड जो था, जनरली हमारे देश में हाईएस्ट पीक वाला पीरियड होता है। जो पर्सनल मोबिलिटी सेगमेंट है, मोटरसाइकिल और कार की बात करें तो सबसे ज़्यादा कार, सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल हमारे देश में इस पीरियड में बेचे जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ, पिछले एक दशक का सबसे ख़राब परफॉर्मेंस जो है वो इस साल का रहा, एज फार एज पर्सनल व्हीकल्स आर कंसर्न्ड। नॉट जस्ट पर्सनल व्हीकल्स, ट्रक्स की भी यही हालत है, ट्रैक्टर्स की भी यही हालत है। विल go through some facts and figures in a minute. While the passenger vehicle market was hurt by lack of supplies, semiconductor ना होने की वजह से, इस semiconductor chip supply के प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी कार्स में ऐसा हो रहा था, जो आपको स्क्रीन मिल रही है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। जब आप कार खरीदने के लिए जा रहे हैं, वो आपको कार दे देंगे, लेकिन वो स्क्रीन नहीं मिलेगी आपको, स्क्रीन और आपका जो कार का कंप्यूटर है वो नहीं मिलेगा। और जब वो सप्लाई आ जाएगी तो कंपनी में से कॉल आएगा, यू गो देयर एंड दे विल फिट दिस थिंग। तो ऐसी सिचुएशन भी कुछ कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चल रही थी। कुछ कार प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ऐसे ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर रहे थे। टू व्हीलर्स की भी स्लगिश डिमांड है। अब टू व्हीलर जो हैं ये ज़्यादातर यू कैन से कि जो एक पुअर फैमिली के लोग जो हैं उनके पास भी टू व्हीलर रहता है। जो पुअर में से थोड़ा अप जा रहे हैं तो वो टू व्हीलर्स खरीदते हैं। ऐसा नहीं है कि टू व्हीलर्स गरीब लोगों का ही एक व्हीकल है, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज के एक गरीब परिवार जो है वो डायरेक्टली कोई मर्सिडीज नहीं लेगा, राइट। वो परिवार जो है वो एंट्री लेवल का कोई टू व्हीलर लेगा, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ेंगे। तो टू व्हीलर्स जब कम होते हैं, दैट मीन्स कि रूरल एरिया में, फिर जो पुअर या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में व्हीकल्स की डिमांड जो है वो कम हो रही है। पर्सनल व्हीकल्स की बात करें तो लास्ट ईयर कुछ 4,55,000 यूनिट्स बेचे गए, इस साल 3,05,000। तो एक बहुत बड़ा गैप आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स में भी 13.35% का ड्रॉप। गुड्स कैरियर, जो सामान, ट्रक्स हैं एक्सेट्रा, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिल रहा है। बाकी मोटरसाइकिल्स और स्कूटर में -11.20, मोपेड भी ड्रॉप हैं, मोटर कैब भी ड्रॉप हैं, कार्स भी ड्रॉप हो रही है, और थ्री व्हीलर्स
जो हैं ये थोड़े पॉजिटिव, 3 व्हीलर्स काफ़ी सही चल रहा है, बाकी सारे ड्रॉप हुए हैं। तो इसकी इम्पैक्ट डेफिनेटली ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर हमें देखने को मिलेगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, लीड्स इन इंडेक्स। इसका फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स, लीड्स इंडेक्स। ये लीड्स इंडेक्स जो है इसमें बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है, जैसे कि आपके राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, सर्विसेज कैसी हैं, टाइमलाइंस, ट्रेसेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस, सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, एफिशिएंसी ऑफ रेगुलेटरी प्रोसेसेस। ये अलग अलग पैरामीटर्स को देखकर किसी भी एक राज्य को नंबर्स दिए जाते हैं, उनको रैंक्स दिए जाते हैं। तो पिछले 3 सालों से जब से ये स्टार्ट हुआ है ये लीड्स इंडेक्स, तब से गुजरात जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। उसके बाद हरियाणा है और उसके बाद पंजाब है, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। आपको ऐसे प्रश्न जो है वो स्टेट एग्जामिनेशन में, स्टेट लेवल की एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आप गुजरात से हैं तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। और ये टॉप 10 में से किसी भी स्टेट में से आप हैं तो आपको ये प्रश्न पूछा जाए। अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि लीड्स इंडेक्स में 2021 का जो इंडेक्स है उसमें नंबर 1 पोजीशन पर कौन सा राज्य है, तो यू शुड नो कि इट इज़ गुजरात। कुछ रिक्वायरमेंट जो है हमारे देश में वो है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। और ऐसा नहीं है कि गुजरात ने टॉप किया है तो वो दुनिया के लेवल में भी आ चुका है, नो। हमारे देश में अभी भी इम्प्रूवमेंट की बहुत सारा एरिया जो है उसमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल, यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। टॉक बूस्टर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। अब कुछ डेवलप्ड देश जैसे कि यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सारे देशों ने इस बात के बारे में सोचने की शुरुआत भी कर दी थी और अब रिकमेंडेशंस भी देने लगे हैं कि जो इन देशों में सीनियर सिटीजन्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, इनको 2 डोजेस तो ऑलरेडी मिल चुके हैं। जब सेकंड डोज इनको मिला था उसके लगभग 6 महीने हो चुके हैं। तो अब ये देश जो है यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये देश अब इन लोगों को, इन कैटेगरीज के लोगों को बूस्टर डोज भी देंगे। बूस्टर डोज के बारे में कुछ समय पहले, इसको लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है, हमने बात की थी कि एक डॉक्टर ने लिखा था कि बूस्टर डोज कितने आपको चाहिए। तो बूस्टर डोज के बारे में या फिर ओवरऑल वैक्सीनेशन की बात करें तो कंप्लीट प्रोसेस जो फुल पैकेज है उसमें यह होता है कि आपने फर्स्ट डोज लिया, कुछ समय के बाद आपको सेकंड डोज दिया गया, तो ये स्टार्टिंग के डोजेस हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके कुछ समय के बाद यू नीड बूस्टर नंबर 1 एंड बूस्टर नंबर 2। टोटल कितने हुए? 1, 2 एंड 3 एंड 4। ये 4 डोजेस आपने दे दिए, दैट्स इट, वी आर डन। आफ्टर दैट यू डोंट नीड 5th और 6th डोज। 4 डोजेस आर मोर देन इनफ। तो ये जो कनाडा, यूके, यूएसए, ये सारे देश जो हैं ये बूस्टर डोज नंबर 1 और टोटल अगर आप देखें तो इंजेक्शन नंबर 3 या फिर डोज नंबर 3 देने की यहाँ पर बात चल रही है। इट्स बिन ऑलमोस्ट 2 months, ये 2 महीने पहले इन सारे देशों ने इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने की शुरुआत कर दी थी और अब रिकमेंडेशंस भी आने लगे हैं। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड, हमारे देश में बूस्टर डोज को लेकर भारत सरकार की पोजीशन जो है वो अभी क्लियर नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे और आपको पता है कि बूस्टर डोज की रिक्वायरमेंट है तो भारत सरकार को नहीं पता, ऐसा नहीं है। आई एम श्योर भारत सरकार जो है इस चीज़ के बारे में बहुत ही सीरियसली सोच रही होगी और कैलकुलेशंस चल रहे होंगे, प्रेजेंटेशंस चल रहे होंगे कि कब कैसे थर्ड डोज को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, कितने लोगों को हम टारगेट करेंगे, कितने लोगों को कवर किया जाएगा, एक्सेट्रा। अब कुछ आंकड़े हमारे सामने हैं, जैसे कि 8 मई की बात करें तो 3.53 करोड़ लोग ऐसे थे जिनको सेकंड डोज मिला था 8 मई तक। तो 6 महीने पहले ऐसे लोगों को, इतने लोग हैं 3.53 करोड़ जिनको सेकंड डोज मिल चुका था। तो अब इनका वक्त आ चुका है कि इनको थर्ड डोज दिया जा सके। द क्वेश्चन इज, क्या हमारे पास इतनी वैक्सीन्स, एक्स्ट्रा वैक्सीन्स अवेलेबल हैं? द आंसर इज यस। 15.6 करोड़ डोजेस जो हैं ये राज्य सरकारों के पास हैं। चिंता का विषय ये है कि इसमें से 25% से कम जितनी वैक्सीन जो हैं
लगभग 3.5 करोड़ जितनी वैक्सीन जो हैं, अगर इनका इस्तेमाल नहीं किया गया तो इनकी एक्सपायरी डेट भी अभी बहुत ही नज़दीक है। तो वी कैन ऑफ कोर्स यूटिलाइज दिस। ये 3.53 करोड़ लोगों को जो वैक्सीन देनी है, यू कैन ईजिली गिव देम दिस बूस्टर डोज। अगर नहीं देंगे तो इसमें से बहुत बड़ा चंक जो है, ये 15.6 का 25% जो है, ये स्टॉक वेस्ट हो जाएगा और ये एक बहुत बड़ा वेस्ट होगा रिसोर्सेज का। तो इट इज़ बेटर कि ये फाइनली डस्टबिन में जाए, उससे अच्छा है कि हम सोशल मेडिसिन, यानी कि उन सारे लोगों को आइडेंटिफाई करें, टारगेट करें और उनको थर्ड डोज के लिए मोटिवेट करें और वैक्सीनेशन का भी फुल यूटिलाइजेशन करें। अब श्योर धीरे धीरे जैसे ज़्यादातर लोगों को सेकंड डोज मिल जाएगा, उसके बाद सरकार जो है वो थर्ड और फोर्थ डोज भी स्टार्ट कर देगी। लेकिन अब ये जो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वैक्सीन वेस्ट ना हो, वेस्ट हो उससे अच्छा है कि हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको डोज दे दें। An abiding lesson from COVID pandemic is to let go of rigid classifications and adapt to fluid situation. जो कोविड पेंडेमिक के समय पर सबसे बड़ा लेसन जो हमें देखने को मिला वो यही था कि जो हमारी रिजिडिटीज़ हैं, जो हम फिक्स एक लाइन में चल रहे थे, अब ये सारी चीज़ों के बारे में हमें ये पता चल गया है कि जीवन में एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि वी हैव टू प्रोजेक्ट फ्लेक्सिबिलिटी। कोविड के टाइम पर स्टार्टिंग में सीनियर सिटीजन्स को ही वैक्सीन दिए जाते थे, कोमोर्बिडिटीज़ वाले लोगों को भी नहीं मिल रहे थे। फिर उसके बाद सरकार ने कोमोर्बिडिटीज़ वाले लोगों को ऐड किए, फिर 45 प्लस जो कोमोर्बिडिटीज़ वाले हैं उनको ऐड किए, और फिर 45 प्लस सभी लोगों को ऐड किया गया, और धीरे धीरे फिर सभी एडल्ट्स को, और अब बच्चों को भी वैक्सीनेशंस जो हैं वो हम देने जाने वाले हैं। नेक्स्ट जो सेरो सर्वे होना चाहिए उसमें हमें इन लोगों के ऊपर फोकस होना चाहिए, ये कि जिनको फुल्ली वैक्सीनेट किया गया है, क्या उनके अंदर एंटीबॉडीज़ अभी भी हैं, कम हुई हैं, ज़्यादा हुई हैं, व्हाट इज़ द सिचुएशन। ये चीज़ों के ऊपर, ये इस चीज़ के ऊपर सेरो सर्वे जो है वो होना चाहिए, ताकि हम एक और इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। दूसरा एक आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मीथेन क्वेश्चन, टाइम्स ऑफ इंडिया का यह आर्टिकल है। COP26 की मीटिंग हुई और COP26 सक्सेसफुल है, फेलियर है, तो उसका एक सक्सेसफुल पॉइंट, एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि 105 देशों ने यह तय किया है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। जो मीथेन एमिशन है, 105 कंट्रीज़ ने ये एक शपथ ली है कि 2030 तक वो अपना जो मीथेन एमिशन है उसको 30% कम करेंगे। याद रखने के लिए यू हैव टू से 30%, और लेवल क्या रखा गया है 2020 वाला। तो इट्स इजी टू रिमेंबर कि 2020 वाला लेवल रखा है और 2030 तक 30% जो है वो कम करेंगे। 2020 वाला लेवल यानी कि 2020 में अगर लेट्स से एक देश 10 किलो मीथेन एमिट कर रहा था तो उसका 30% वो कम करेगा, यानी कि 3 किलो वो कम करेगा। तो जो 2020 का लेवल था उसका 30% वो कम करेंगे बाय 2030। सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, मीथेन से भी ये ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है और हो रही है। इनफैक्ट मीथेन की प्रॉपर्टीज़ को देखें तो इट इज़ कॉल्ड CH4, एंड कार्बन है और हाइड्रोजन के 4 इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। IPCC रिसर्च का कहना यह है कि ग्लोबल वार्मिंग का लगभग 25%, क्वार्टर जितना जो है ये CH4 से होता है, और बहुत सारे टेक्निकल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। मीथेन जो है वो कई जगहों पर ऐसा होता है कि पाइपलाइन में से लीक हैं, कई जगहों पर दूसरे जो गैसेस और फ्यूल्स निकाले जाते हैं, और कुछ दूसरी ऐसी प्रोसेस हैं जहाँ से मीथेन जो है वो एमिट होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है, एक आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ के बारे में बात की जाए तो मीट प्रोडक्शन सिस्टम जो है, लगभग 32% जितना जो एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशन है वो इस इंडस्ट्री से आता है, मीट इंडस्ट्री से आता है। और मीट का प्रोडक्शन जो है अगर हम चेंज करें, इसका तरीका चेंज करें, तो इसमें ये मीथेन का एमिशन जो है वो कम किया जा सकता है।
हमारे देश की बात करें तो देश का आंकड़ा यह है कि लाइव स्टॉक यानी कि ये जो मीट है और पेडी कल्टीवेशन जो चावल हम पैदा करते हैं, तो 8% जितना CH4 जो है वो हम एमिट करते हैं फ्रॉम दिस टू आइटम्स। तो जो ग्रीन मीट है, सिंगापुर में इसकी शुरुआत हुई थी, आई थिंक लेबोरेटरी मीट, लैब में मीट बनाया जाता है, तो इसमें आपको किसी जानवर की हत्या नहीं करनी है। सिंथेटिक मीट है, इसमें न्यूट्रिशंस भी हैं, टेस्ट में भी सही है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, मैंने जो पढ़ा है वो बता रहा हूँ आपको कि अलग अलग आर्टिकल्स में ये लिखा गया था कि टेस्ट वाइज भी किसी को, जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको पता नहीं चलेगा कि ये सिंथेटिक है या फिर नेचुरल मीट है। और ICAR का एग्जाम मीन्स ICAR कहता है कि 70 to 20% अगर उनको प्रॉपर सप्लीमेंट दिया जाए तो 17 to 20% जितना मीथेन एमिशन जो है वो एनिमल्स में से हम कट डाउन कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि आगे इस दिशा में भारत क्या स्टेप्स उठाता है। देन वी हैव ए वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। ये आर्टिकल जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिनका नाम है डॉक्टर MS लक्ष्मी प्रिया, बोंगाई गांव नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है आसाम में, और उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं डॉक्टर MS लक्ष्मी प्रिया। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो तस्वीर है ये है हिपोक्रेटस की, और हिपोक्रेट्स जो हैं इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, और उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, लेट फूड बी दाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी दाई फूड। आपका जो फूड है, आप जो मील लेते हैं, आप जो खाना खाते हैं, लेट इट बी योर दवाई, और आपकी दवाई जो है वो भी आपका फूड होना चाहिए। तो फूड के ऊपर उन्होंने काफ़ी एम्फेसिस किया है, काफ़ी जोर दिया है। आई एम नॉट फ्रॉम ए मेडिकल बैकग्राउंड, लेकिन थोड़ी बहुत जो मेरी समझ है, आई नो देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन, जो कहते हैं कि आपका जो मदर की रेसिपी या फिर मदर का किचन जो है वो एक प्रकार की डिस्पेंसरी ही है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसी लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने ये जो है किचन को संभाल लिया, अगर वहाँ पर प्रॉपर फूड प्रिपेयर हो रहा है, तो बहुत सारे डिजीजेस जो हैं वो आपसे दूर रहेंगे। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर इंटरेस्टिंग केस स्टडी, ये एक प्रकार का केस स्टडी ही है। इसका नाम है प्रोजेक्ट संपूर्ण। ये प्रोजेक्ट संपूर्ण लॉन्च किया गया आसाम में, और इसका जो मेन लक्ष्य था वो यही था कि माल न्यूट्रिशन कम किया जाए, कुपोषण जो है वो बच्चों में कम किया जाए, और बच्चों में ही क्यों, उसके पीछे भी एक रीज़न है, विल टॉक अबाउट इट नाउ। ये संपूर्ण जो है इट इज़ इन लाइन विथ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो 17 गोल्स हैं उसमें से एक गोल है कि माल न्यूट्रिशन को कम किया जाए, फूड सिक्योरिटी के ऊपर फोकस किया जाए। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी कुपोषण मुक्त भारत, माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया, एक कैंपेन लॉन्च किया था। और कुपोषण के बारे में इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी डिस्कशन जो है वो ऑलरेडी कर ली है, लेकिन फिर भी नए स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए आई विल एक्सप्लेन कि ये कुपोषण जो है ये बैड क्यों है, ये डेंजरस क्यों है। कई बार ऐसा होता है कि कुपोषण के बारे में हम सोचते हैं क्योंकि हम कुपोषित नहीं हैं तो हम इसको सीरियसली नहीं लेते। बट रिमेंबर, यू गाइज आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ दिस कंट्री। कि आप किसी राज्य में या फिर नेशनल लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर, आप में से कोई ना कोई जो है वो किसी ना किसी सेवा को ज्वाइन करेगा। तो जो भी आप कार्य करेंगे, चाहे वो भले ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुपोषण में आपका कोई रोल नहीं। यू कैन मोटिवेट पीपल। इनफैक्ट इफ़ यू कलेक्ट गुड प्रॉपर अमाउंट ऑफ राइट अमाउंट ऑफ टैक्स, तो इससे सरकार के पास ज़्यादा पैसे आएंगे, तो फिर सरकार इन सारी चीज़ों के ऊपर भी पैसे खर्च करेगी। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली यू विल बी डूइंग समथिंग दैट विल एड वैल्यू टू अवर नेशन। सो इट वॉज ड्यूरिंग पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ जो सेलिब्रेट किया जाता है, सितंबर 2020 में किया गया। तो उस टाइम पर पता चला कि इस रीजन में 2416 बच्चे ऐसे हैं जो माल नरिश्ड हैं। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डॉक्यूमेंट्स को अगर हम देखें तो पता चलता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है एनीमिया, खून में जो हम कहते हैं खून की कमी, इसको कहते हैं एनीमिया। और जब एक लड़की में या फिर एक वाइफ में खून की कमी होती है, हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली 2 में से 1 महिला को एनीमिया की प्रॉब्लम है। तो जब उनको बच्चा होता है, जब व्हेन शी बिकम्स प्रेग्नेंट,
उस टाइम से, और जब बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे के अंदर भी आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं। और फिर ये चीज़ जो है वो एक साइकिल की तरह, एक वीसियस साइकिल जो है वो चलती जाती है। तो NHFS5 ने ये फाइंड आउट किया कि एनीमिया जो है ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है। जब हम मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ की बात करते हैं तो दिस इज़ द बिगेस्ट इश्यू। और ये विशियस साइकिल जो हम कहते हैं उसमें ये होता है कि एक मदर जिसका प्रॉपर एजुकेशन, एक लेट्स से फॉरगेट अबाउट मदर, लेट्स टॉक अबाउट स्टार्ट विथ अ गर्ल। एक छोटी सी बच्ची है, जन्म होता है, ना तो उसको प्रॉपर एजुकेशन मिलता है ना तो उसको प्रॉपर डाइट मिलता है, तो ये एनीमिया की शिकार बन जाती है। फिर वो वाइफ बनती है, वाइफ के बाद मदर, और जब माँ बनती है तब उसके बच्चे के अंदर भी यही चीज़ है। लेट्स से कि उसको गर्ल चाइल्ड हुई तो उसके साथ भी यही सिचुएशन जो है वो होती रहती है। और फिर मेंटली एंड फिजिकली दोनों लेवल के ऊपर उसका डेवलपमेंट जो है वो कंपेयर टू एक जो नॉर्मल या फिर जो एक पोषित लड़की है उसके साथ अगर आप एक कुपोषित लड़की को या फिर लड़के को कंपेयर करें तो यू विल फाइंड कि फिजिकली और इन टर्म्स ऑफ कैन आई यूज द वर्ड एकेडमिक्स, फिजिकल एज वेल एज एकेडमिक्स, पढ़ाई में और ओवरऑल जो उनकी थिंकिंग या फिर इंटेलिजेंस है इसमें वो कम रहेंगे कंपेयर टू पोषित लड़का और लड़की। तो जीवन की जो रेस है उसमें भी वो पीछे रह जाएंगे। और जब वो एडल्ट होंगे तो उस टाइम पर उनके ये हेल्थ के साथ जुड़े हुए बहुत सारे दूसरे इश्यूज होंगे, तो ज़्यादा मेडिकल के पीछे उनको खर्च करना पड़ेगा। एक तो इनकम कम है, खर्च ज़्यादा है, तो फिर वो हमेशा इसी चक्कर में फंसे रहेंगे। तो अगर इस चीज़ को तोड़ना है तो प्रोजेक्ट सौभाग्य से ये जो प्रोजेक्ट सौभाग्य है, संपूर्ण की हम बात करें लेकिन एक प्रोजेक्ट सौभाग्य है जिसमें मैटरनल मोर्टालिटी को कम करने की कोशिश की जा रही थी और इन्फेंट मोर्टालिटी को। तो संपूर्ण और सौभाग्य के डेटा को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया गया और एक दूसरे के साथ जब कंपेयर किया और तब पता चला कि इस साइकिल को तोड़ने के लिए यू नीड टू फोकस ऑन चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन। अगर माता के अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है राइट एनीमिया का, तो बच्चा जब जन्म लेता है अगर उसको हम प्रॉपरली उसकी देखभाल करें तो वो बच्चा जो है ये सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन या फिर मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में जा सकता है और उसके बाद वो न्यूट्रिशन या फिर एक नॉर्मल कैटेगरी में वो आ सकता है। तो यही चीज़ों की शुरुआत जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट में की गई। और सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर यह है बड़ी मदर्स का। बड़ी मदर्स यानी कि एक ऐसी माता जिसके बच्चे को कुपोषण का प्रॉब्लम नहीं है और दूसरी माता जिसके बच्चे को कुपोषण का प्रॉब्लम है। तो ये दोनों मदर्स को एक दूसरे के साथ एक पेयर बनाई जाती हैं। फिर ये जो एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज करना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, और जनरली ये एक ही नेबरहुड के हैं, एक ही सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हैं, तो दे कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। तो गुड प्रैक्टिसेस जो हैं अच्छी मदर की, वो जो जिस मदर को नहीं पता है क्या चीज़ें करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स नहीं पता है, तो वो उस मदर से सीख सकती हैं और अपने बच्चे की देखभाल जो है वो कर सकती हैं। और इसी के साथ साथ बच्चों को अंडे, मिल्क, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने ऐसे आंगनवाड़ी सेंटर्स में कंट्रीब्यूट किया, लोकल लोगों ने कुछ पैसे खुद की अपनी जेब में से निकाल कर दिए। और ये सारी चीज़ें जब की गई तब पता चला कि रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आने लगे। सबसे बड़ा जो एक हर्डल था वो था पैट्रियार्की। महिलाएं जो हैं, खास करके मदर्स जो हैं, वो फाइनेंशियली एम्पावर्ड नहीं थी, तो इसकी वजह से भी वो बच्चों को प्रॉपर फूड नहीं प्रोवाइड कर पा रही थी। तो फिर उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में ज्वाइन किया गया, थोड़े बहुत काम सिखाया गया, उनको काम दिया गया, तो उससे उन्होंने पैसे जनरेट किए और इन पैसों का इस्तेमाल फिर, क्योंकि उनको पता था कि न्यूट्रिशन इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग, तो फिर वो बच्चों के खाने पीने की चीज़ों के ऊपर किसी भी प्रकार की एक ऐसे पैसे थे, तो फिर दे वर नॉट बीइंग व्हाट वी से, व्हाट इज़ द राइट वर्ड, कि वो राइट अमाउंट जो है वो राइट चीज़ों के लिए फिर खर्च करने में हिचकिचाते नहीं थे, क्योंकि पैसे आने लगे थे, बिकॉज दे वर वर्किंग फॉर समथिंग, दे वर वर्किंग विथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो लगभग 1200 बच्चों को ये माल नरिश्ड होने से बचा लिया लास्ट ईयर, और ये मॉडल जो है वो कहीं पर भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो एक प्रकार का केस स्टडी था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज के द हिंदू में,
जब भी किसी इंटरनेशनल लेवल की कोई चीज़ होती है तो उसमें हम देखते हैं या तो मिलिट्री एक्सपर्ट्स आर्टिकल्स लिखते हैं या तो इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ जुड़े हुए कुछ एकेडमिशियंस हैं वो आर्टिकल्स लिखते हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स आर्टिकल्स लिखते हैं, राइट। लेकिन इंटरनेशनल लॉयर्स आर्टिकल्स नहीं लिखते। इंटरनेशनल लॉयर्स के आर्टिकल्स हमें ना के बराबर पढ़ने को मिलते हैं, एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर आवर कंट्री। जब भी कोई इंटरनेशनल लॉज जो हैं उसका भारत इतना प्रॉपर इस्तेमाल हमारे फेवर के लिए हम नहीं कर रहे हैं। जब पाकिस्तान के कुछ ऐसे टेरर आउटफिट ने पुलवामा के ऊपर अटैक किया, फिर उसके बाद हमने उनके ऊपर ये जो लॉन्च पैड्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया, तो उस टाइम पर हमने कहा कि इट वाज अ नॉन मिलिट्री प्री एम्प्टिव एक्शन। लेकिन सेल्फ डिफेंस का नाम लेकर, सेल्फ डिफेंस क्योंकि पाकिस्तान टेरर आउटफिट्स के ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा है, तो भारत सेल्फ डिफेंस के लिए, ये इंटरनेशनल रूल्स में, इंटरनेशनल लॉ जो है उसमें सेल्फ डिफेंस प्रॉपरली डिफाइन किया गया है कि एक देश के ऊपर आप जो सेल्फ डिफेंस है वी कैन यूज दैट, लेकिन हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। पुलवामा अटैक के टाइम पर ही भारत ने फिर ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस पाकिस्तान को दिया गया था, ये ट्रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गेट जो है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसमें MFN का जो स्टेटस दिया जाता है उसको आप रिवोक कर सकते हैं, उसको कैंसिल करते हैं बेस्ड ऑन नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन भारत ने नेशनल सिक्योरिटी का इस्तेमाल नहीं किया, भारत ने फिर टैक्सेस लगाए और बैरियर्स क्रिएट किए। हम इजीली नेशनल सिक्योरिटी को का नाम लेते हुए या फिर ये वाला रूल जो है उसको यूज़ करते हुए हम ये पाकिस्तान से MFN का स्टेटस छीन सकते थे। छीन लिया हमने, लेकिन कैसे छीना? किसी और तरीके से छीना। इंटरनेशनल लॉज का हम प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रहे थे या फिर नहीं करते हैं। रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ की जो क्राइसिस है वो देश के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है, गवर्नमेंट कह रही है। लेकिन जब हम कहते हैं कि क्यों हम रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ को हम क्यों हम हमारे देश में उनको स्थान नहीं दे सकते, तो जब इसकी बात आती है तो भारत क्या कहता है कि रेफ्यूजी कन्वेंशन को अभी भी भारत ने साइन नहीं किया है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी का नाम हम नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि नेशनल सिक्योरिटी जो इंटरनेशनल, नॉट नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल लॉ जो है उसको लेकर जो जब डिस्कशंस होती हैं, जब बातचीत होती है, जब डिसीजंस लिए जाते हैं, तो इंटरनेशनल लॉयर्स या फिर इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स जो हैं वो ऑन बोर्ड नहीं रहते हैं। BS चिमनी एक लीडिंग इंटरनेशनल लॉयर हैं और वो कहते हैं कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारी जगहों पर भारत जो है वो इंटरनेशनल लॉ का इस्तेमाल हमारे फेवर के लिए नहीं कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा एरिया हम मिस कर रहे हैं। आई होप गवर्नमेंट विल गो थ्रू दिस आर्टिकल, और ये एक आई ओपनर है हम सभी के लिए, और सिर्फ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए नहीं, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो जिनके लिए इंटरनेशनल लॉ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे एरियाज़ में वो ऑपरेट कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉज जो हैं उनके साथ उनको जूझना पड़ता है, या फिर इंटरनेशनल लॉज की एक एक्सपर्ट ब्रांच जो है वो ऐसे मिनिस्ट्रीज़ के पास होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हमारे देश में नहीं है। और जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, जो इंटरनेशनल लॉयर्स हैं, वो फिर डोमेन एक्सपर्ट्स के साथ या फिर उसी लिमिटेड एरिया में वो ऑपरेट करते हैं। वो जनरल पब्लिक को तो इंटरनेशनल लॉज के बारे में इतनी कोई अवेयरनेस भी नहीं रहती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब पता चलता है कि कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बाकी आम लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहती हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स जो हैं उनके द्वारा आर्टिकल्स लिखे जाए, वीडियोस बनाए जाए, बुक्स लिखी जाए, और ये सारी चीज़ें तब होगी जब सरकार उनको इनकरेज करेगी तब। एनीवे दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। ये कुछ न्यूज़ आइटम्स हैं। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है एडिस अबाबा, एंड आज का नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। डाउनलोड द PDF एंड गो थ्रू द क्वेश्चन, एंड डोंट फॉरगेट टू ऑर्डर योर ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।